मुझे हमेशा से ये लगता था आई एम वेरी लकी। मेरी लाइफ में एक टाइम आया, एक ऐसी घटना हुई जहाँ से मेरे दिमाग में घंटी बजी। जो घटना थी वो था शाहरुख खान से मिलना, राइट। वो मैंने आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ इनोसेंस वो चीज़ बड़ी शिद्दत से यूनिवर्स में सेंड कर दी। पर ये कहना कि शाहरुख खान आएगा और वो आया और मुझे चुना गया, इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट वॉज यूनिवर्स प्लान। हमारे को हमेशा ये बताया जाता है कि पैसा तो बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई की जड़ है, झगड़े की जड़ है, लालची नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है। आपको अपने माइंड को बार बार ये सूचना भेजनी पड़ेगी, ये कमांड देनी पड़ेगी दैट हैविंग मनी इज गुड, मनी इज माई फ्रेंड, मनी कैन बी यूज फॉर ग्रेट थिंग्स, मनी कैन ऐड वैल्यू इन टू माई लाइफ। अगर आप किसी चीज़ को डाइसेक्ट करते जाओ, ये चेयर है, ये माइक है, आप हो, मैं हूँ, ये टेबल है, हम अगर इनको डाइसेक्ट करते जाएं एंड में जाके एनर्जी बचती है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। वेलकम टू यूनिवर्स की बातें। अक्सर हमारे मन में यूनिवर्स को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाते। वो जवाब हमें कौन देगा, क्योंकि वो सवाल हम किसी से पूछ ही नहीं पाते। उन सारे सवालों के जवाब आज हमें यहाँ मिलेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूनिवर्स की, हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, और हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और ये सारी बातें करने के लिए मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट है शाइना कोचर जी। शाइना कोचर जी, स्पिरिचुअल लाइफ कोच, बहुत बहुत वेलकम। Thank you, Megha, and thank you for taking up time for this beautiful discussion that we are going to have. थैंक यू सो मच। और मैनिफेस्टेशन की जब बात आती है तो अक्सर मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हम अक्सर सुनते हैं मैनिफेस्टेशन, या ये सुनते हैं कि जब किसी चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात मिल जाती है हम तक पहुंचाने में। क्या ये सच में मुमकिन है कि जो हम चाहे वो ही हमें मिल जाए? जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सवाल, बट बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है इसका जवाब। वो इसलिए मेघा कि बहुत सारे लोगों को आजकल लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नया टॉपिक है ना, ये नया नया जन्मा है और सब लोग लगे हुए हैं मैनिफेस्ट करने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करने। बट एक सच्चाई ये है कि हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हम इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पर आए हैं, हम सब कुछ मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो न्यूट्रल है, उसके कर्ता हम ही हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। जब हम ये बात समझ जाते हैं तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा कॉन्शियसली लेना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज अनकॉन्शियसली हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत आपने बात कही। और अगर मैनिफेस्ट वर्ड की बात करें तो असल में मैनिफेस्ट वर्ड क्या है? सो बेसिकली मैनिफेस्टेशन का अर्थ है किसी चीज़ को साक्षात रूप में अपने सामने ले आना। एक चीज़ जो थॉट के रूप में शुरू हुई, जब वो प्रकट रूप में आपके सामने आती है, उसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। और हमारे अंदर एज ह्यूमन बीइंग बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, बहुत सारा प्यार चाहता है, तरक्की चाहता है, सम्मान चाहता है, अच्छे रिश्ते चाहता है। तो ये सारी इच्छाएं हर इंसान के अंदर होती हैं, पर हर इंसान की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। पर जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझ जाओ, जब आप मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट्स को अच्छी तरह से समझ जाओ, तो आप ये सब करने में सक्षम हो जाते हैं और आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत खूब आपने कहा। पर बात ये आ जाती है कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो है, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो शायद ये जानना चाहते होंगे कि जब आपने अपनी जर्नी शुरू की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ, तो पहली ऐसी क्या चीज़ रही जिसको आपने मैनिफेस्ट किया? मेघा, मेरी लाइफ में ऐसा रहा है कि मुझे हमेशा से ये लगता था आई एम वेरी लकी कि मैं जो चाहती हूँ वो हो जाता है। ये भी होता है कि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन थोड़ी सी फास्ट होती है, ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे उसको किया जा सकता है। तो मुझे हमेशा से लगता था कि वट एवर आई वॉन्ट वो मुझे मिल जाता है, और मुझे लगता था शायद आई एम अ लकी चाइल्ड, यू नो, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। बट मेरी लाइफ में एक टाइम आया, एक ऐसी घटना हुई जहाँ से मेरे दिमाग में घंटी बजी और मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो सेंस बना रहा है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो वो जो घटना थी वो था शाहरुख खान से मिलना। अच्छा, राइट। तो मैं अपनी टीन एज में बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन थी शाहरुख खान की, और मैं उनकी वो पोस्ट कार्ड्स आते थे जब हम छोटे थे, आई होप यू ऑल्सो रिमेंबर। तो एक्टर्स के पोस्ट कार्ड्स आते होते थे, मेरी हर किताब में उसकी तस्वीरें, मेरे कबर्ड्स में उसकी तस्वीरें होती थी। और मेरे मेरे साथ एक ट्यूशन पे लड़का पढ़ता था, तो उसने मुझे एक बार छेड़ दिया कि इसकी हर किताब में शाहरुख खान की फोटो है, ऐसे करती है जैसे इसको तो मिलने आने लगा है ना, ये तो उसको मिलने वाली है, समथिंग लाइक दैट ही सेड।
मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, तो मैंने ना बड़े गुस्से में बोला, मैंने कहा देखना वो मुझे मिलने आएगा और वो ही आएगा, मैं नहीं जाऊंगी बॉम्बे, वो मुझे मिलने आएगा। अच्छा। राइट, वो मैंने आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ इनोसेंस वो चीज़ बड़ी शिद्दत से यूनिवर्स में सेंड कर दी। फिर मैं उस विश से डिटैच हो गई। राइट, बट कहीं ना कहीं वो विश यूनिवर्स में घूम रही थी और मेरे तक आनी थी। कट टू व्हेन आई वाज 30, ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स लेटर, आई वॉज टीचिंग इन अ कॉलेज, और उस कॉलेज में पढ़ाते मुझे 1.5 साल हुआ था, एंड आई वॉज टीचिंग जर्नलिज्म। तो वहाँ पे बाय चांस शाहरुख खान एंड कटरीना कैफ एंड अनुष्का शर्मा हैज़ टू कम फॉर द प्रमोशन ऑफ जब तक है जान, क्योंकि वो जो फिल्म थी वो यश चोपड़ा जी की आखिरी फिल्म थी, और यश चोपड़ा जी उस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके थे। तो उन्होंने अपना टूर जो जब तक है जान की प्रमोशन का वो उस कॉलेज से शुरू करना था। अब उन्होंने आना था, और उस इवेंट के एक दिन पहले मुझे चुना गया कि आप स्टेज पे जाओगे और आप शाहरुख खान से बात करोगे और अनुष्का शर्मा से और कटरीना कैफ से बात करोगे। देयर वर सो मेनी अदर टीचर्स, बहुत अच्छे ओरेटर्स थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर जो पहले मंच पे अच्छा बोलते रहे हैं, बट यूनिवर्स की मर्जी थी, मुझे चुना गया। और उस स्टेज पे बहुत ज़्यादा बैरिकेड्स लगे हुए थे, इतनी सिक्योरिटी थी कि कोई और जा ही नहीं सकता था। तो देवर ओनली 2 पीपल, एक मेरा स्टूडेंट होता था, ही वॉज एन आरजे, और ही वॉज द मेल एंड आई वॉज द फीमेल हु वॉज देयर कंडक्टिंग द स्टेज, एंड आई हैड अ मोमेंट टू टॉक टू शाहरुख खान, एंड वी वर लाइक दिस क्लोज टू ईच अदर। एंड वो सब हुआ, तब तक मुझे वो बात समझ में नहीं आई, बट जब वो घटना हुई, वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद, क्योंकि आई बिलोंग टू अ स्मॉलर सिटी, यू कैन से, राइट, जलंधर है, और शाहरुख खान पहली बार जलंधर में आ रहा था, एंड आई गॉट अ चांस, और पूरा शहर उस जगह पे इकट्ठा था, उस ऑडिटोरियम में इकट्ठा था। जब वो चीज़ हुई उसके बाद बहुत लोगों के मुझे कॉल्स आए, उनको मैसेज आए, उन्होंने पिक्चर्स देखी सोशल मीडिया पे, एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग कि तुम कितने लकी हो, तुम शाहरुख खान से मिले, ये वो। और जब सबने ये कहना शुरू कर दिया तो मेरे मन में एक सवाल आया कि एम आई लकी, और ये मैंने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत साल पहले मैंने ये बोला था, से चाहा हाँ था। और मैंने ये कहा था कि वो मुझसे मिलने आया था, और टेक्निकली वो ही मुझसे मिलने आया। राइट, और उस समय मैं एक्चुअली थोड़ा सा टफ पीरियड अपनी लाइफ में गो थ्रू कर रही थी, थोड़ा इमोशनल इश्यूज थे, थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, पोस्टपार्टम स्ट्रेस था, और कुछ चीज़ों से मैं खुश नहीं थी। जब वो चीज़ मैंने सोची तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर मैं इतनी बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, देखो एक्टर्स से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं मीडिया में थी, मैं बहुत सारे लोगों की इंटरव्यू करती थी, बहुत सिंगर्स एक्टर्स में मैं मिली हूँ, पर ये कहना कि शाहरुख खान आएगा और वो आया और मुझे चुना गया, इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट वॉज यूनिवर्सल प्लान। तो वहाँ मेरा माथा ठनका कि भाई अगर मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो जो मेरी लाइफ में ठीक नहीं हो रहा वो किसने बनाया है, वो किसकी इच्छा थी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। वहाँ से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना समझना शुरू किया, मैंने कोर्सेज करने शुरू किए, मैंने बहुत किताबें पढ़ी। टेक्निकली मेगा, मैं अगर सही बताऊँ तो आई फील कि जितनी किताबें मैंने मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पढ़ी हैं, शायद ही किसी ने इतनी शिद्दत से पढ़ी होंगी, और शायद इसीलिए मैं लिख भी पाई कुछ किताबें उसके ऊपर। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, आई नीड टू learn it more and it need to make some sense to me, and वहाँ से वो जो जर्नी शुरू हुई, then there was no going back and I am right in front of you। क्योंकि अब जर्नी की हम बात कर रहे हैं तो आपने किताबों की भी बात की, आपकी बड़ी खूबसूरत किताबें हैं 2, उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। जी, तो मैं जब जिस ईयर की मैंने आपसे बात की, वो ईयर मेरी लाइफ में बहुत ही रिफ्लेक्टिव ईयर था। मैं काफ़ी देर से कॉलेजेस में पढ़ा रही थी, मैं मीडिया के साथ जुड़ी हुई थी। वहाँ तक आते आते जब मैंने ये चीज़ों को समझना शुरू किया, कहीं ना कहीं मैं अपनी उस चीज़ से टूटना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अपना पर्पस समझ आना शुरू हो गया। मुझे लगा आई एम मेड फॉर बिगर थिंग्स, आई एम नॉट मेड टू बी जस्ट अ टीचर इन अ क्लासरूम। तो वहाँ से जब मैंने सीखना शुरू किया, करना शुरू की चीज़ें, तो मेरा दिल हटना शुरू हो गया मेरी रूटीन वाली चीज़ों से। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद मैंने थोड़े बहुत और काम किए मीडिया में ही, मैंने इवेंट्स भी किए, कुछ और चीज़ें भी की, कुछ प्रोडक्ट्स भी मैंने लॉन्च किए अपने, आए लॉन्च माई ज्वेलरी लाइन ऑल्सो। तो वो सब मैं कर रही थी, और वो करते करते मैं बहुत ज़्यादा बात करने लगी, क्योंकि मेरे पास स्टेज थी व्हेन आई वाज डूइंग इवेंट्स। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ सेंस एंड थिंग्स वर मेकिंग सेंस टू पीपल। मेरा नेटवर्क बड़ा हो रहा था, बट जो भी लोग मुझसे बात करते थे वो मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि आपसे बात करने के बाद ना माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है जी। आप यू डोंट टॉक ऑर्डिनरी थिंग्स, यू डोंट डू स्मॉल टॉक्स। तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट है।
वो चीज़ मुझे भी महसूस होने लगी। मेरी जर्नी लर्निंग की बढ़ती जा रही थी। एक समय आया जब मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ किए, चीज़ों को टेक्निकली स्ट्रक्चर वाइज़ समझा, एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग दैट। आई स्टार्टेड टॉकिंग इट एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग दैट। फिर मुझे लगा कि जो मैं टीच कर रही हूँ वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि हर इंसान का माइंडसेट नहीं होता कि वो जी, क्लासेस जी। आएँ, कोर्सेज़ लें, राइट? देन आई थॉट कि ये एक ऐसा मैजिक है जो लोगों तक पहुँचना चाहिए। एंड देन आई रोट माई फर्स्ट बुक, जो हिंदी में थी, आकर्षण का सिद्धांत। बहुत छोटी किताब थी, पर मैं बड़े प्राउड के साथ ये बोल सकती हूँ कि इंडिया में जी, स्पेशली बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जी, कि अगर आप उस बुक बेशक। को पढ़ेंगे तो जितनी भी महान किताबें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उन सबका निचोड़ आपको अपनी भाषा में, जिसको मैं बॉलीवुड लैंग्वेज, बॉलीवुड हिंदी बोलती हूँ, जो एक बच्चे को भी समझ आए उस तरीके से, प्लस बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स के साथ मैंने वो किताब लिखी। एंड इट वेंट ओवर द टॉप, बहुत लोगों को पसंद आई और लोगों ने उससे बहुत सारे चेंजेस फील किए। बहुत अच्छे रिव्यूज जो यस हैं जी। उसके। एंड देन फिर मेरी जर्नी थोड़ी और डीपर 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 होती रही। मैंने बहुत डीप स्पिरिचुअल जी, चीज़ों को सीखना शुरू किया। देन मेरी सेकंड बुक जो थी वो मैनिफेस्ट विद ईज के नाम से आई। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी आगे थी, मोर क्लोजर टू स्पिरिचुअलिटी, डीपर स्पिरिचुअलिटी एंड बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बारे में थी, जो अमेजोन पे बेस्ट सेलर बनी। उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सो वहाँ से वो किताबों की जर्नी शुरू हो गई। जो बेसिक पर्पस था, जो मेरा मकसद था, वो ये था कि ये ज्ञान जो है ये छुपा नहीं रहना चाहिए और ये सही तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए। सो दैट वाज माय रीज़न। तो यंगस्टर्स जो ये हमारा शो देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, उनके मन में शायद ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या हम अपने मनपसंद साथी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो लड़की बहुत अच्छी लगती है उसको अपना लाइफ पार्टनर, या लड़का कोई पसंद है उसको अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं? क्या ऐसा करना एक यूनिवर्स को ऑर्डर देने जैसा तो नहीं होगा? बिल्कुल, बिल्कुल मेघा, और ये सवाल सच बताऊँ बहुत आता है। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की बात होती है ना, तो 2 ही टॉपिक ज़्यादा सामने आते हैं। या तो लोग पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या वो अपना फेवरेट पार्टनर अट्रैक्ट करना जी, चाहते हैं, जी। राइट? तो पहले हम पार्टनर की आपने बात की, तो वहीं से शुरू करेंगे। सो यूनिवर्स हैज़ इट्स प्लान, ठीक है? हमारे कर्म भी हैं, हमारी नियति है, हमारी डेस्टिनी है, हमारे संगी साथी लिखे हुए हैं, ठीक है? हमारे सोल पर्पस में लिखा हुआ है कि कौन हमारा पार्टनर बनने वाला है। एंड सम पीपल डू हैव मल्टीपल पार्टनर्स एज वेल, जैसे कि दे आर इन लव विद समबडी एल्स, पर शादी किसी और से हो जाती है, या किसी की 2 बार शादी हो जाती है। देयर आर मेनी थिंग्स, राइट? बात यह है कि अगर तो वो आपके कर्म में लिखा है, ठीक है, उस इंसान का आपसे कोई जुड़ाव मिलना होना लिखा है, है। तभी वो आपके सामने आएगा। जी। नहीं तो इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, क्यों किसी एक पर ही आंख आपकी टिकती है? क्यों वही आपको अच्छा लगता है? क्यों उसकी इम्परफेक्शंस आपको बहुत अच्छी लगती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी डेस्टिनी में है। तो अगर वो आपकी डेस्टिनी में है तो आप ऑफ कोर्स उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा आपने उसको अट्रैक्ट किया, पर वो आना ही था। दैट इज वन सिनेरियो। दूसरा, कई बार कुछ लोग आपकी डेस्टिनी में नहीं होते, पर जैसे हम बोलते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यूनिवर्स को एक ही शब्द आता है और वो है तथास्तु। अगर आप किसी चीज़ के साथ रेजोनेट कर पाओ, ठीक है, अच्छा। इट्स नॉट ओनली अट्रैक्शन, इट इज़ रेजोनेटिंग। अगर मेरी रेजोनेंस किसी चीज़ के साथ सेम लेवल पे है, मेरी फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ के साथ सेम लेवल पे है, तो वो चीज़ मेरी लाइफ में आ जाएगी। अब अगर वो चीज़ मेरी किस्मत में नहीं थी, पर मैंने अपनी फ्री विल से उसको अट्रैक्ट कर लिया। जी। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि लोग किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनकी मैरिज भी हो जाती है, और मैरिज के कुछ सालों बाद या महीनों बाद उनको लगता है कि कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए? क्या हुआ था उस समय मुझे, हम्म। क्यों यही चाहिए था मुझे? क्योंकि आपने जिद पकड़ ली। यू नो, इट वाज अ शाइनी ऑब्जेक्ट इन योर यूनिवर्स एंड यू जस्ट फेल इन लव विद इट, एंड आप एक जिद्दी बच्चे की तरह आ गए कि यही खिलौना चाहिए। एंड यूनिवर्स इज लाइक लविंग पेरेंट, उसको लगा कि मेरे बच्चा बहुत जिद पे आ रहा है, चलो इसको दे देते हैं। कई बार वो चीज़ आपके लिए सही नहीं नहीं होती, होती। ठीक है? तो जब आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से उस चीज़ के पीछे चल पड़ते तो वो मिल भी जाती है, पर क्या वो रिटेन हो पाती है? दैट इज़ अनदर लेवल, ठीक है? सो देयर आर सो मेनी सिनेरियोज दैट वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और कभी कभी जो चीज़ आपको नहीं मिलती, उसमें भी आपका भला छुपा होता है, क्योंकि मे बी यूनिवर्स हैव बेटर प्लान्स देन यू। इसके पीछे मेरे पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है, इफ यू लाइक मी टू जी, से दैट। जी, जरूर, जरूर। तो एक बार मेरे पास एक फादर आए, तो उनकी बेटी जो थी वो थोड़ी सी मेंटल इश्यूज से गुजर रही थी। शी जी। वॉज
लिटिल इन अ ट्रॉमा और उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे। अच्छा। तो जब मैंने उनसे रीज़न पूछा तो रीज़न ये था कि उन्होंने उसके लिए कोई लड़का देखा था एंड इसको वो लड़का बहुत पसंद आ गया था। जी। और जिस दिन इनका रोका था, जब वो लड़का आया तो इसकी जो ये जो लड़की थी इसकी एक फ्रेंड भी आई हुई थी विच वाज मोर ब्यूटीफुल देन दिस गर्ल। अब वो लड़का जिद पे अड़ गया कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, मुझे तो उस लड़की से शादी करनी है। लड़का अच्छे घर से था तो फ्रेंड के जो पेरेंट्स थे वो भी मान गए। जी। अब क्या हुआ, ये बेचारी जो है इसने एक ही झटके में वो लड़का भी गवाया जो इसको पसंद आ गया था और अपनी फ्रेंड भी गवा friend दी। भी गवा हाँ, दी। और शी वाज हार्ट ब्रोकन, तो वो बहुत ज़्यादा जी। ट्रॉमा में चली गई और बहुत ज़्यादा ग्रीफ स्टिकन हो गई। फिर उसके फादर मेरे पास आए, मैंने उसके साथ काउंसलिंग सेशंस किए, उसके लिए टैरो सेशंस भी किए, एनर्जी हीलिंग, बहुत सारी चीज़ें हमने की एंड शी बिकेम बेटर। अब कुछ देर बाद इसको एक और रिश्ता आया अमेरिका से, जो लड़का उससे भी ज़्यादा रिच था, वेल टू डू था। इसकी शादी उससे हो गई, बट कहीं ना कहीं उसके मन में ये हमेशा से रहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी जी, फ्रेंड ने जी। मेरे साथ धोखा कर दिया या व्हाटसोएवर। जी। अब क्या हुआ, 4 महीने के बाद उसकी जी। शादी के, इसकी फ्रेंड की 2 या 4 महीने के बाद वो जो लड़का था उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांग कट गई। अच्छा। When she got to know about this, she felt so bad. 2 इमोशंस थे उसके। उनका मुझे फ़ोन आया इस लड़की का कि मैम जब आप मुझे ये चीज़ें बता रही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं उस चीज़ को मान नहीं रही थी। पर जब इसको ये पता चला तो इसको लगा कि शायद वो मेरा कष्ट था जो मेरी फ्रेंड ने ले लिया। ठीक है, इसको उससे भी बेहतर रिश्ता मिल गया, बेहतर सेटल्ड और बेहतर प्यार करने वाला इंसान मिल गया और उस बेचारी का हस्बैंड जो है उसकी टांग गंवाई उसने। तो इन अ वे कई बार हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर वो मैनिफेस्ट इसलिए नहीं होता कि शायद हमारे कुछ पास्ट कर्मास ऐसे हैं, यूनिवर्स हमें ब्लेस करना चाहता है ना कि हमें स्ट्रगल देना चाहता है। तो इस तरीके से कभी कभी यूनिवर्स हमें बचा लेता है बहुत सारी चीज़ों से। हमें उस समय लग रहा होता है कि मुझे तो यही चाहिए था या मुझे क्यों नहीं मिला, वाई मी, बट God has another plan, universe has another बिल्कुल, plan. बिल्कुल, बिल्कुल। So that was a big case जहाँ से मेरी भी आंखें खुली कि हमें कभी भी ठीक है मैनिफेस्ट करना, इच्छाएं करना, इच्छाओं के लिए काम करना हमारी ड्यूटी है, पर अगर यूनिवर्स उस चीज़ को पूरी नहीं होने दे रहा तो उसमें भी कुछ ना कुछ भला ही छुपा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जब कोई आपके पास आता है ये कहता है कि मुझे भी अपनी जर्नी शुरू करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है दिमाग में आती है वो है पैसा। है ना, पैसा चाहिए, बहुत जल्दी अमीर बनना है, लग्जरी लाइफ, गाड़ी, बंगला, सब कुछ चाहिए। तो क्या मैनिफेस्टेशन से ये सब कुछ पॉसिबल है और कितनी जल्दी मिल जाएगा? थैंक यू मेगा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना जो बहुत लोगों के इसको काम आने वाला है इसका आंसर, क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला है जो मैंने इजाद किया है, ठीक है, अच्छा। जो मैंने डिस्कवर किया है और जो मैंने अप्लाई भी किया है। एंड ट्रस्ट मी, यू नो मी, यू नो माय स्टोरी एंड यू आल्सो नो हाउ Yes. बिग अ लीप आई गॉट इन माय फाइनेंसेस Exactly, एंड इन माय exactly. अबंडेंस। तो वो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का नाम ही रिच है। अच्छा। RICH। आई वांट ऑल माय पीपल टू राइट डाउन दिस फॉर्मूला, रिच फॉर्मूला, RICH। तो पहला स्टेप है इस फॉर्मूला का रीप्रोग्राम। हम में से बहुत सारे लोग मनी को मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वी आर नॉट ट्रेन्ड टू हैव अ राइट फ्रीक्वेंसी विद मनी। स्पेशली इन इंडिया हमारे को हमेशा ये बताया जाता है कि पैसा तो बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई की जड़ है, झगड़े की जड़ है, लालची नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है, कम में अपनी गुजारे करने हैं। ये हमको स्पेशली मिडिल क्लास में तो ये बहुत सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग इसलिए भी मनी को रिपेल कर देते हैं क्योंकि उनका जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो प्रोग्रामिंग रिगार्डिंग मनी है वही गलत है। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है रीप्रोग्रामिंग। आपको अपने माइंड को बार बार ये सूचना भेजनी पड़ेगी, ये कमांड देनी पड़ेगी दैट हैविंग मनी इज गुड, मनी इज माई फ्रेंड, मनी कैन बी यूज फॉर ग्रेट थिंग्स, मनी कैन ऐड वैल्यू इन टू माई लाइफ, राइट। तो ये रीप्रोग्रामिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। तो R स्टैंड्स फॉर रीप्रोग्रामिंग, I स्टैंड फॉर इमेजिनेशन। आपको रोजाना इमेजिन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप उस पैसे को कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप उससे लोगों की लाइफ में वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में उससे वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं देना है कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। आपको ये इमेजिन करना है कि आप उस पैसे से क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो वो इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए। C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर क्रिएशन। आप क्या क्रिएट करेंगे जिसके जरिए वो मनी आप तक पहुंचे। देखो, जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तभी
पैसा आएगा। पैसा आएगा, मनी का द्वार तभी खुलता तभी है। खुलेगा। या तो आप कोई सर्विस दे रहे हैं किसी को, जी, या आप जी। कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या कोई आइडिया क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई इन्वेंशन कर रहे हैं। तो जितने भी अमीर लोग हैं दुनिया में, वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो फ्री में बैठा है, आराम से घर में बैठा है और उसके ऊपर पैसे की वर्षा हो बरसात रही हो रही है, है। ऐसा ये नहीं नहीं होता, होगा। ठीक है। जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी रिच लोग हैं, वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो आप क्या क्रिएट कर सकते हो? इट कैन बी अ वेरी स्मॉल थिंग, इट कैन टर्न इनटू अ बिगर आइडिया। तो क्रिएशन में आपको आना पड़ेगा। एंड फोर्थ थिंग इज हैव। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो एच को होर्डिंग के साथ जोड़ते हैं। हम होर्ड करना चाहते हैं मनी को, कि हम बस जमा कर लें उसको, बस तिजोरी में भर लें, ठीक है, हम सेव कर लें। जितना आप ज़्यादा मनी के साथ हैव की एनर्जी लगाएंगे, यानी यू विल स्टार्ट हैविंग थिंग्स दैट ऐड वैल्यू टू यू विल स्टार्ट हैविंग कोर्सेज, यू स्टार्ट हैविंग राइट टूल्स, यू कैन हैव स्टार्ट हैविंग राइट स्टाफ, you can start having right collaborations, right people into your life, right? You can start having experiences, you start having maybe travel, right? So जब आप have की सही फ्रीक्वेंसी में आएंगे कि आप उस मनी के साथ क्या have कर रहे हो, ना कि उसको होर्ड कर रहे हो, तो मनी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बिकॉज मनी एम्पलीफाई विद द राइट फ्रीक्वेंसी, और वो तभी होगी जब आप उसको स्पेंड करेंगे, जब आप उसके साथ कुछ हैव करेंगे, राइट, ना कि उसको होर्ड करेंगे। अगर आपने उसको होर्ड करके रख दिया, लक्ष्मी जी को अगर आप तिजोरी में बंद करके रखेंगे ना, आपने पता है ना आपको कि लक्ष्मी जी को चंचला बोलते हैं, चंचला बोलते हैं। लक्ष्मी टिके नहीं रहना चाहती। अगर आपने उनको तिजोरी में बंद कर दिया, तो जिस दिन वो निकलेंगी, वो ऐसी निकलेंगी कि वापस नहीं आएंगी जी। जितना आप उनको घूमने का मौका देंगे, वो बार बार आपकी तक आएंगी, ठीक है। सो जितना आप रिच फॉर्मूला को अपनी लाइफ में अडाप्ट करोगे, सो रीप्रोग्राम, इमेजिन, क्रिएट एंड हैव। अगर आपने ये सॉर्ट कर लिया, आपको रिच बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। यानी कि रिच बनने के लिए रिच फॉर्मूला जो है अपनी लाइफ में हम सबको अपनाना होगा। बिल्कुल 100%। तो ये ऐसा भी होता है कि अगर कोई आपके पास आए, वो आपको बोले कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो आप उसको कोई टेक्निक बताते हैं जी। या आप उसको बताते हैं कि 21 डेज तक तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है, और 21 डेज हो चुके हैं और वो फिर वापस आपके पास आया, उसने कहा जी कुछ नहीं हुआ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदला, 21 डेज में कुछ भी नहीं हुआ। मेगा वैसे मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ है, क्योंकि जितने भी सो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर्स हैं, विद रिगार्ड टू एवरीबडी, शायद या तो वो खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी नहीं रहे, या फिर उन्होंने पढ़ी पढ़ाई बातें आगे बतानी शुरू कर दी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं लोगों से बात करती हूँ, तो वो हमेशा ये बोलते हैं, मैम हमें ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बड़ा इंटरेस्ट है, हम एफर्मेशंस करते हैं, हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हम विजन बोर्ड बनाते हैं। एक चीज़ जो मिस कर जाते हैं, मिसिंग लिंक, अगर आप वहाँ से शुरू करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी कभी बैकफायर कर ही नहीं सकती। अच्छा। तो मेरे पास जितने लोग आते हैं, तो उनको जो मैं पहला चीज़ बोलती हूँ करने के लिए, वो है ग्रेटिट्यूड। अगर आपने 21 दिन बिना रुके, बिना ब्रेक दिए, सुबह उठते रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, ऑलरेडी हैं, यस, क्योंकि आपके पास वही एक्सपैंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ सिमिलर है, ठीक है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास ये तो है नहीं, अब आप एफर्मेशन की बात सुनो। अगर आप एफर्मेशन कर रहे हो, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, और आपके बटुए में 10 रुपए हैं, तो आपका मन तो उधर ही अटका हुआ है ना कि झूठ है यार ये। आपका अंदर का जो आपका लॉजिकल माइंड है, जो आपका राइट ब्रेन है, वो बोल रहा है बिल्कुल बिल्कुल चल वे चुप कर, झूठ है ये, राइट राइट। बट जब आप ग्रेटिट्यूड में आते हो, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एटलीस्ट आई हैव 10 रुपीज इन माई wallet. I am grateful that I can breathe. I am grateful that I have a body that can work. I am grateful that I have a house. I am grateful that I have internet. I am grateful that I can speak. कितने लोग हैं जिनके पास गला नहीं है, आवाज नहीं है, कितने लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं है, कितने लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, कितने लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है, ठीक है। जब आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो अब यूनिवर्स आपको और ज्यादा ग्रेटफुल होने के लिए ऑप्शंस देता है। वो आपकी लाइफ में और ऐसी चीजें भेजेगा जिसके लिए आप और ज्यादा ग्रेटफुल होगे। तो अगर आपने ग्रेटिट्यूड कर लिया और दिल से कर लिया, जो भी आपके पास है, मैं लोगों को बोलती हूँ 10 ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करो, 20 पे जाओ, 50 पे जाओ। आई रिमेंबर देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, जब मैं उनको बोलती थी कि आप इंक्रीज करो अपने ग्रेटिट्यूड स्टेटमेंट्स, तो पहले दिन उसने मुझे बोला कि मैम मेरी लाइफ में तो कुछ ग्रेटिट्यूड लाइक है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। आई सेड कुछ तो होगा, तुम अपनी आंखों के लिए, अपने नाक के लिए, अपने हाथों के लिए, अपनी छत के लिए, खाने के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए लिखो। शी स्टार्टेड राइटिंग विद 10 ग्रेटिट्यूड्स। और एक बार उसने मुझे फोटो भेजी
शी हैज रिटन 255 ग्रेटिट्यूड इन वन डे. शी अच्छा. सेड मैम मेरी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी एनहांस हो गई है कि अब मैं जिस तरफ देखती हूँ मेरे को हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड नज़र आता है. मैं हवा के लिए ग्रेटफुल होती हूँ, मैं वेदर के लिए ग्रेटफुल होती हूँ, मैं इन्वेंशंस के लिए ग्रेटफुल होती हूँ कि मैं इस टाइमलाइन में जी रही हूँ जहाँ पे सोशल मीडिया है, जहाँ पे जोमेटो स्विगी है, राइट, जहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम फटाफट द ईज जो कन्वीनियंस ऑफ लाइफ है हम सोचते नहीं है. हमारे पेरेंट्स की या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में वो चीज़ थी नहीं. मान लो अभी मेरे बच्चे को कुछ चाहिए, रात को 10 बजे मुझे दवाई चाहिए, इट इज़ जस्ट क्लिक अवे. बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल. राइट. तो वो चीज़ें पहले नहीं थी, तो हमें क्या उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए. सो शी रोट 255 ग्रेटिट्यूड्स, राइट, एंड इट वाज सो कमाल है. अमेजिंग. Amazing. सो अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो, ये नो गिमिक फॉर्मूला है. अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे. ग्रेटिट्यूड करो, 21 दिन छोड़ो. मैं आप बताती हूँ, आप 7 दिन के बाद आओगे और बोलोगे कि मैम कुछ तो मेरी लाइफ में चेंज हो रहा है, राइट. सो दिस इज वन प्रूवन फॉर्मूला फॉर मी. और विजन बोर्ड्स की अगर बात करें तो जी. अक्सर ये सुनने में आता है कि जो हम विजन बोर्ड्स पे लिखते हैं, बनाते हैं, जो तस्वीरें लगाते हैं, वो अक्सर हो जाता है. जी. पर एक नया ट्रेंड जो है वो है कि हम मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लेते हैं विजन जी. बोर्ड का, या फिर स्क्रीन सेवर लगा लेते हैं. क्या ये भी उतना ही असर करता है मैनिफेस्टेशन की बात करें तो? जी. मेगा अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि विजन बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें होने लगी, मैनिफेस्टेशन की बातें होने लगी, तो हमने ये बहुत सारी टर्म्स दे दी. बट आपको मैं एक बहुत सिंपल सी बात पूछती हूँ. आप इंडियन घरों में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब एक लेडी माँ बनने वाली होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उनके रूम में ना वो बाल कृष्ण की फोटो या फिर सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो क्यों लगाई जाती है? वो भी एक तरीके का विजन बोर्ड है, क्योंकि जिस चीज़ को आप बार बार देखते हो कहीं ना कहीं वो आपके और एक फील्ड का, आपके एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाती है. आपको वो अपनी रियलिटी लगने लगती है. ठीक है, अब वो जो लेडी है जिसके पेट में बच्चा है, जो वो बार बार एक बहुत ही स्वीट से बच्चे की फोटो देखेगी या बाल कृष्ण की फोटो देखेगी, तो अब उसके अंदर एक डिवाइन चाइल्ड है ना, या बहुत सुंदर सा क्यूट सा हेल्दी बच्चा जो है. आपने कहा मोटे मोटे हेल्दी बच्चों की फोटोज लगाते हैं लोग, तो वो इसीलिए होता है कि वो उस फ्रीक्वेंसी में रहे ताकि उसका जो बच्चा होने वाला वो भी ऐसा ही स्वीट सा हेल्दी सा डिवाइन सा वैसा पैदा हो. तो ये भी विजन बोर्ड ही है. तो बेसिकली जो भी आपका एनवायरनमेंट बहुत असर डालता है आपकी लाइफ पे. ठीक है, आपके विजन पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, आपकी एनर्जी पे. इट बिकम्स योर एनर्जी वॉर्टेक्स. तो जिस चीज़ को आप बार बार देखोगे, आपके कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो आप पे असर डालेगी ही डालेगी. सो यस, दीज ऑल थिंग्स रियली रियली वर्क. अगर आपने एक कोटेशन कोई लगाई है अपने रूम में, ठीक है, या आपने अपने फ़ोन पे कोई कोटेशन लगाई हुई है, इट विल रियली रियली एनहांस योर एनर्जी टुवर्ड्स इट. ठीक है ना. तो अगर आपने लिखा हुआ है वर्क हार्ड, तो जितनी बार आप उसको देखोगे ना, हसल हार्ड, वर्क हार्ड, आपका मन करेगा वर्क हार्ड करने के लिए. ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी उधर जाएगी. सो ऑल ऑफ दिस डू वर्क. हैविंग सेड दैट, जी, I really want to add something more to it as well. श्योर. जब भी आप कोई विजन बोर्ड क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप उसको एक थर्मोकोल की शीट पे कर रहे हो, चाहे आप जी, उसको जी. कार्डबोर्ड पे कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ अपनी दीवारों पे वो फोटोज लगा रहे हो या कोटेशंस लगा रहे हो, या आप अपने वॉलपेपर पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा रहे हो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए. आजकल क्या है, लोग देखा देखी विजन बोर्ड्स बना रहे हैं कि अच्छा इसने अपने विजन बोर्ड पे ये वाली गाड़ी लैम्बोर्गिनी की फोटो लगाई तो मैं भी लगाऊंगा. उसने एक व्हाइट कलर के बंगले की फोटो लगाई तो वो भी मैं भी लगाऊंगा. पर आप ये देखो कि क्या सच में वो आपकी कोर वैल्यू है? क्या आप सच में वो गाड़ी अट्रैक्ट करना चाहते हो? क्या आप सच में वैसा बंगला अट्रैक्ट करना चाहते हो? क्या आप सच में उस वेकेशन वाली जगह पे जाना चाहते भी हो या नहीं? अगर वो आपका कोर वैल्यू नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी शिद्दत, आपका जुनून उसके साथ मैच नहीं करता, तो फिर वो रादर आपको स्कार्सिटी में लेके आएगा, क्योंकि आपकी रेजोनेंस उस विश के साथ है नहीं. ठीक है, तो वो मैनिफेस्ट होने वाली नहीं है. और जब एक चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, फिर लोग बोलते हैं विजन बोर्ड काम नहीं करता. जी. विजन बोर्ड बनाने से पहले आपने कौन सी तस्वीरें, कौन से कोटेशन लगाने हैं, ये करने से पहले आप ये जानिए कि क्या ये चीज़ आपकी कोर वैल्यू है, क्या आप सच में दिल से इसको चाहते हो, या इसमें किसी और का इम्प्रेशन है, किसी और से आप प्रभावित होकर ये कर रहे हो. अगर आपकी प्योर विश है, कोर विश है, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू.
जी बिल्कुल, मतलब वही बात बार बार आती है कि शिद्दत से चाहेंगे हाँ। और प्योर इंटेंशंस के Yes, साथ करेंगे जी। तो जरूर वो हो जाएगा। जी। यहाँ एक बात करेंगे कि मान लो हमारा किसी से झगड़ा हुआ है या किसी ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो हमारे दिल को लग चुकी है, पर हम उसे कुछ नहीं कहना चाहते, तो क्या ये हो सकता है कि हम यूनिवर्स को बोले भाई तू अपने आप देख ले इसको, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो यूनिवर्स हमारी मदद करेगा इसमें? बिल्कुल मेघा, बहुत सारे लोग आजकल इसके बारे में बात कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप, रेड फ्लैग्स, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज, जी। आजकल ये टर्म्स बहुत कॉमन हो गई हैं। हाँ जी। तो बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं कि मैम हमारी लाइफ में हमारा पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, या बॉस बहुत टॉक्सिक है, या फ्रेंड्स टॉक्सिक हैं, ठीक है, हम उनको छोड़ना चाहते तो मैं छोड़ नहीं पाते। तो मेरा एक सिंपल आंसर उनको होता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई मीन नॉट फिजिकली बट एनर्जेटिकली। वो लोग आज भी हैं, मेरे आसपास ही हैं, पर वो मुझे नजर आने बंद हो गए, उनका प्रभाव कम हो गया, उनकी बातें कम हो गई। वो तब होता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी किसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी से अलग होनी शुरू हो जाती है। मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपनी लाइफ के वैम्पायर्स को, एनर्जी वैम्पायर्स को, विलन्स को, टफ पीपल के बारे में ही पूरा टाइम बात करते हैं। आप मुझे बताओ, जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, हम सबसे ज्यादा बात किसके बारे में करते हैं? जो हमें अच्छे लगते हैं उनके बारे में, या जो हमें तंग कर रहे हैं? गॉसिप करते हैं हम उनके बारे में जो हमें अच्छे नहीं लगते। जी, तो हम हमेशा उन लोगों के बारे में ज्यादा बात करते हैं जो हमारी लाइफ के टफ पीपल हैं। अब क्या कर रहे हो आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे हो, उनको पावर दे रहे हो, जिनको आप नहीं चाहते। ठीक है, जैसे ही आपकी वाइब्रेशन अलग होनी शुरू हो जाएगी उनसे, जैसे ही आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दोगे, जैसे ही आप अपग्रेड होना शुरू हो जाओगे, आपकी रेजोनेंस कट जाएगी उनसे, आप उनकी फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट ही नहीं कर रहे। धीरे धीरे या तो वो लोग चेंज हो जाएंगे या फिर वो चेंज ही हो जाएंगे, राइट? या तो वो फ्रेंड चेंज हो जाएगा, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाएगा, या वो मेंटली अपग्रेड कर जाएगा आपके साथ। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल। पर यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं कि दूसरे चेंज हो, आपको खुद को चेंज होना है। द मोमेंट you upgrade in your energy, you start to do gratitude, you start to think of better thing, you start to work for your career, you start to work towards your purpose। जब आप उन चीज़ों के बारे में काम करना शुरू करोगे, उनके बारे में बात करना शुरू करोगे, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो आपके मतलब की नहीं है, वो अपने आप कोई और प्रे ढूंढ लेगा। वो जो शिकारी है ना, वो अपना कोई और शिकार ढूंढेगा, क्योंकि अब आप उसके शिकार के लायक नहीं रहे। मतलब तो क्या हम इस बात में मान सकते हैं कि सच में दुआ या बद्दुआ लग जाती है? जी हाँ, 100%। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द इस यूनिवर्स में रहता है, उसकी एनर्जी जो है वो इस यूनिवर्स में रहती है। तो अगर आपने दिल से किसी को दुआ दे दी तो वो भी लगेगी, और अगर आपने दिल से किसी को बद्दुआ दे दी वो भी लगेगी। हैविंग सेड दैट, अगर उस इंसान का ऑरिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाला है, सच में, मतलब नाम के लिए नहीं, नाम नहीं जपता, सच में भक्ति भाव वाला है, उसका वॉटेक्स बहुत स्ट्रांग है, उसका ऑरिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, उसके चक्रास बैलेंस्ड हैं, तो शायद उस बद्दुआ का असर कम होगा। या उसका कर्मा बहुत स्ट्रांग है तो भी उसका असर कम होगा। पर अगर आपका ऑरिक फील्ड लीकेज के साथ है, ठीक है, ऑरा लीक है आपका, आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड हैं, आप ऑलरेडी डिसइम्यून हो एनर्जेटिकली, फिर उस बद्दुआ का असर जल्दी लगता है। इसीलिए जो लोग सही नहीं हैं, जो लोग लो फ्रीक्वेंसी में हैं, उनको बद्दुआएं जल्दी लगती हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ किसी बहुत बड़े संत महात्मा को बद्दुआ देने की कोशिश करूँ, उनको नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि उनका ऑरिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। बट अगर कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी टेंशन में है, जो ऑलरेडी समस्याओं से घिरा हुआ है, स्कार्सिटी माइंडसेट में, उसको बद्दुआ भी जल्दी लगेगी, उसको नजर भी जल्दी लगेगी। ठीक है ना, तो असर होता है, पर किसकी तरफ आपने भेजी है वो, उसका ऑरिक फील्ड, उसका इम्यूनिटी, दैट ऑल्सो मैटर्स। मतलब ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। साथ ही नजर की बात हो रही है तो ये भी बात जरूर करेंगे कि नजर भी लगती है क्या? ये अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नजर से देखें तो वो नजर के बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, अभी जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब मैं डीपर कोर्सेज करवाती हूँ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में डीपर ज्ञान देती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये प्रोसेस करने से पहले अगर आप अपने चक्रास पे काम करो तो ये आपके लिए 10x स्पीड में काम करेगा। ठीक है, अगर आपके चक्रास ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, आप सरफेस लेवल पे तो काम कर रहे हो पर डीप रूटेड आप हील्ड नहीं हो, तो फिर वही एनर्जी लीक वाली बात होती है। ये बहुत सिंपल है, जैसे कि आजकल सर्दी चल रही है, सर्दी में अगर आपकी इम्यूनिटी रेगुलर लेवल पे स्ट्रांग नहीं है, आप रेगुलरली अपना ध्यान नहीं रखते, तो आपको जुकाम जल्दी लगेगा, आपका गला जल्दी खराब होगा। पर अगर आप
च्यवनप्राश खा रहे हो आराम रोज, और आप हनी खा रहे हो, और आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, ठीक है, और सारी सही चीजें आप ले रहे हो, न्यूट्रिशन सही से ले रहे हो, तो दो लोग सेम एनवायरनमेंट में भी एक को छींके आएंगी, दूसरों को नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो सेम एनर्जेटिकली है। अगर आप एनर्जेटिकली हाई हो, आप अपने रेगुलर लेवल पे अपने चक्रास को न्यूट्रिशन दे रहे हो, उनको बैलेंस रख रहे हो, ठीक है, आप ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में हो, आप हमेशा अपर फ्रीक्वेंसी में रहते हो, तो आपको नज़र के प्रभाव कम होंगे आप पे। जी। पर जो लोग हल्का फुल्का कर लिया, कभी आज नाम ले लिया कल नहीं लिया, आज भगवान को याद कर लिया कल नहीं किया, आज ठीक है मेडिटेशन कर ली कल नहीं की, अप एंड डाउन है, तो जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हुई, वहाँ पे ये वायरस जो नज़र का है ये आपको पकड़ लेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नज़र वज़र कुछ नहीं होती, नज़र वज़र होती है। नज़र एक्चुअली क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ लो फ्रीक्वेंसी, अच्छा। एन ईवल फ्रीक्वेंसी सेंट ऑन यू। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई कॉन्शियसली करता है, कभी कभी जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि माओ की भी नजर लग जाती है बच्चों को। कभी कभी हम किसी चीज को इतना प्यार देते हैं कि हाय मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, अब वहां पे हमने हाय डाल दी, जी तो उसको नजर लग गई, वो बीमार हो गया। बट अगर वो बच्चा एनर्जेटिकली स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसके चक्रास बैलेंस है, उसका ऑरिक फील्ड स्ट्रांग है, तो उसको नजर नहीं लगेगी। जी जी। ठीक है, तो नजर इज एक्चुअली अ डाउन फ्रीक्वेंसी सेंट ऑन समबडी, ठीक है। तो वहां पे जाके अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे माँ कैसे लो फ्रीक्वेंसी भेज सकती है। जब कोई माँ अपने बच्चे को ये बोलती ना मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, पीछे बैक ऑफ द माइंड उसके माइंड में ये चीज होती है कि अब बस ठीक रहे। हाँ, ये चीज भी साथ में आती है, अक्सर होती है, हमेशा आती है ये। और ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब व्हेन यू आर अ मदर, व्हेन यू आर लविंग यू नो पर्सन टू समवन, कहीं ना कहीं आप उसका भला चाहते हो जी। पर जब हम उसका भला चाह रहे होते हैं, हमारे साथ में एक ये भी थॉट होता है कि इसका कोई बुरा ना हो जाए, तो बुरा आप साथ में सोच रहे हो, आप वो भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज ये है कि जब हम नजर से बचने के लिए कोई काला धागा पहनते हैं, या फिर हम कोई काला टीका, अक्सर है ना, शुरू से हम देखते आ रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग काला टीका लगा देते हैं, तो वो एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि ऐसा करने से नजर नहीं लगेगी। जी हाँ, हमारे यहाँ पे काला धागा काला टीका का रिवाज है। बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके की चीजें हैं। नजर उतारना, यू नो, नींबू मिर्ची एंड यू नो नमक वारना, ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ इंडिया में प्रेवलेंट है, ऐसा नहीं है, बिकॉज आई हैव लर्नड स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम सो मेनी पीपल, सो मेनी मेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हर एक धर्म में, हर एक कल्चर में, हर एक सिविलाइजेशन में नज़र को लेके अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं और अलग अलग तरीके से उनको रोकने की भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये एक प्रोटेक्शन शील्ड है जी। तो जिस भी चीज़ को हम एक लेबल दे देते हैं, जैसे माँ है, माँ का लेबल यूनिवर्सली, माँ को अगर आपने डिकोड करना हो माँ वर्ड को, वो क्या होगा? केयर, लव, बिना किसी रीजन के, सेल्फिशनेस के बिना किया गया प्यार, यही हम डिकोड करते हैं। अब माँ यूनिवर्सली इसी चीज का सिनोनिम है। ठीक है, तो आपकी कल्चर में नजर से बचने का सिनोनिम क्या है? काला धागा, काला टीका, क्योंकि हमने उसको कलेक्टिव एनर्जी दे दी ऑफ अ शील्ड। ये एक शील्ड है, हमने कलेक्टिवली उसको एक वो एनर्जी में इन्फ्यूज कर दिया, उसको उसमें वो प्राण डाल दिए कि भाई तू हमारा शील्ड है। ठीक है, तो वो अब शील्ड की तरह ही काम करेगा जी। राइट, तो क्रिस्टल्स हैं जो काम करते हैं, क्रिस्टल्स की अपनी फ्रीक्वेंसी है जो उसको काटती है। ठीक है, इसी तरीके से बेसिकली ये शील्ड्स कलेक्टिव एनर्जी के बेस पे काम करते हैं जी, तो आप जिस भी कल्चर में हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे कल्चर में तो काला धागा नहीं मानते, ठीक है, आपके वाले में मानते हैं। इसका मतलब आप काला धागा पहनोगे तो आपको नजर नहीं लगेगी, हमें लगेगी, क्योंकि आपका मन उसको शील्ड मान ही नहीं रहा जी। ठीक है, क्योंकि आपके कलेक्टिव वॉटेक्स में वो शील्ड नहीं है। दैट इज हाउ इट इज। पर जब हम अध्यात्म के साथ जुड़ जाते हैं, या वो उन लोगों की बात करें जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हैं, क्या वो चीजों को बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझे भी अट्रैक्ट जल्दी कर लेते हैं? क्या इतनी एनर्जी उनकी हाई हो जाती है, वाइब हाई हो जाती है अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअल होने के साथ, कि सब चीजें अपने आप खुद ब खुद उनके पास आती हैं? जी मेघा, जब हम एक ऑर्डिनरी पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को की बात करते हैं, हम मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं, हम इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं। नाउ इफ वी गो बैक इन टाइम, वैदिक काल की बात करें, जहाँ पे हमने बहुत सारे यू नो रामायण देखी, महाभारत देखी, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स देखे हैं आपने, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में जाना होगा जो ऐसे हाथ करते थे, कुछ प्रकट हो जाता था, राइट। तो ये क्या था? एक्चुअली वो मैनिफेस्टेशन ही है ना। आपने थॉट दिया कि मुझे ब्रह्मास्त्र चाहिए और हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया, आपने
थॉट दिया कि मेरे हाथ में पानी चाहिए, होली वाटर चाहिए, और होली होली वाटर आ गया। तो ये क्या है एक्चुअली, जब आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हो, और ये कोई ऐसी हवा में की गई बात नहीं है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक बाय द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, अच्छा। अगर आपने पढ़ी हो। बहुत सारे लोगों ने, स्पिरिचुअल लोगों ने वो किताब, इट्स लाइक अ बिग गो टू बुक टू अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पीपल। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे संत महात्माओं की बात है जो एक समय पे 2 जगहों पे मैनिफेस्ट हो रहे थे, ठीक है, जो चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, हवा में से चीजें प्रकट कर रहे थे। उस लेवल पर आज पहुंचना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमारी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। बट पुराने समय में ऐसा पॉसिबल था, और बहुत सारे ऐसी महान आत्माएं हुई हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने वो चीजें मैनिफेस्ट की हैं। अब वो मैनिफेस्टेशन से क्रिएटर जोन में आ गए। एक होता है मैनिफेस्टर, ठीक है, जो चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, उसका अपर लेवल होता है बीइंग अ क्रिएटर। यू कम इन द एनर्जी ऑफ अ क्रिएटर, ठीक है, यू कम सो क्लोज टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, एंड व्हेनेवर यू थिंक ऑफ समथिंग इट मैनिफेस्ट इन अ रियल शेप, तो उस शेप में आ जाती है। वैसे तो अगर देखा जाए, हम साइंस में पढ़ते हैं कि अगर आप किसी चीज को डाइसेक्ट करते जाओ, ये चेयर है, ये माइक है, आप हो, मैं हूँ, ये टेबल है, हम अगर इनको डाइसेक्ट करते जाएं एटम्स, यू नो, उनको निकालते जाएं, एंड में जाके एनर्जी बचती है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो वो लोग एनर्जी से ही मैटर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उनका थॉट उसको मैनिपुलेट करना सीख गया है, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। दूसरा, उनके पास लस्ट नहीं है जी। तीसरा, अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। अब जितने महापुरुष हुए हैं, जब हमने ऋषि मुनियों की बात की, अब वो जंगलों में बैठे हुए थे, वहां पे तपस्या कर रहे थे। अगर उनके पास इतनी पावर थी तो उन्होंने अपने लिए महल क्यों नहीं बना लिया? बिकॉज महल हैज बिकम नथिंग फॉर देम दे वर, वो उस चीज से ऊपर उठ गए थे, वो मटेरियलिज्म से ऊपर उठ गए थे। उनके लिए एनर्जी मैटर की गेम खत्म हो गई थी। तो जब उनको कुछ चाहिए था, दे आर क्रिएटिंग इट, दे यूज्ड टू क्रिएट इट, अदरवाइज दे वर हैप्पी द वे दे वर, ठीक है। एक धोती, कपड़ा, कमंडल, व्हाटएवर, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो ये सारी गेम बेसिकली एनर्जी की है। वहां तक पहुंचना आज के दौर में मुश्किल इसीलिए है बिकॉज हम घिरे हुए हैं डिस्ट्रैक्शन से, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल, परिवार डिस्ट्रैक्शन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब अगर मुझे कोई कहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कमंडल लेके हिमालय पे चले जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। आई हैव अ चाइल्ड टू लुक आफ्टर, आई हैव माय इन-लॉज टू लुक आफ्टर, माय पेरेंट्स टू लुक आफ्टर, आई हैव अ हस्बैंड। तो कितने लोगों की मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उनसे टूट ही नहीं पाऊंगी, राइट। इसीलिए पहले जमाने में लोग वानप्रस्थ हो जाते थे, ठीक है। एक टाइम पे आके वो निकल जाते थे जंगलों में, हिमालय पे तपस्या करने। आजकल हमारे जो मे बी इट ऑल्सो गेट्स कंट्रोवर्शियल, पर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो रखे हैं। वो यंगस्टर से भी ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, है ना। इतनी मोह माया है। एक टाइम के बाद लोग अलग कुटिया में जाके रहना शुरू कर देते थे एक एज के बाद, बहुत कम साधनों के साथ, क्योंकि उनको लगता था कि नाउ इट्स टाइम टू गो ऑफ, और जितना हम टूटेंगे इस मटेरियलिज्म से तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, हमारी आत्मा आगे जा पाएगी। बट नाउ अडेज वी आर गेटिंग टू मटेरियलिस्टिक कि यंगस्टर्स छोड़ो, बड़े बुजुर्ग भी सोशल मीडिया और उन चीजों से घिरे हुए हैं। सो दैट इज, इट इज, यही तो कलयुग है ना। बिल्कुल, यही कलयुग है। तो यहाँ ये बात ज़रूर करेंगे क्योंकि कलयुग की हम बात कर रहे हैं। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, और एक तरफ हम अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी में हमारे भगवान, हमारे अल्लाह, जिन भी भगवान में हम मानते हैं, उनका क्या रोल रहता है? सो मेघा, हम भगवान किसको मानते हैं? बेसिकली हर एक धर्म में भगवान जो है बेसिकली वो सुपर पावर है, ठीक है ना। किसी ने उसको ईश्वर का नाम दे दिया, किसी ने उसको वाहिगुरु का नाम दे दिया, किसी ने उसको अल्लाह का नाम दे दिया, और जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल लेवल में ज़्यादा हैं वो उसको यूनिवर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई तो सुपर पावर है जिसको हम समझ नहीं पाए, चाहे आप उसको कोई भी नाम दो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भगवान कौन है, क्या है, तो यू डोंट नो, बट ह्यूमन माइंड कैन नॉट थिंक इन वैक्यूम, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करने के लिए उसको एक शेप, एक फिजिकल फॉर्म दे देता है। अल्टीमेटली तो वो क्या एनर्जी है ना, द सुप्रीम एनर्जी है, ठीक है। तो जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं या हम भगवान की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस की ही बात कर रहे हैं। मतलब ये एक ही पावर की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं बोलती हूँ कि यूनिवर्स आपको वो देता है, जो कोई बहुत रिलीजियस इंसान होगा वो बोलता है कि वाहिगुरु जी मुझे देते हैं, कोई बोलता है मेरा अल्लाह मुझे देता है, कोई बोलता है मुझे जीसस देते हैं। बेसिकली वो एक सुप्रीम कॉन्शियस की ही अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है। तो वही हमें वो एनर्जी दे रहा है,
है, वही वो हमारी चीज़ें पूरी कर रहा है, वही हमारे साथ खेल रहा है, ठीक है, वही हमारे साथ मैनिपुलेशन भी कर रहा है। फिर यहाँ पर ये बात आ जाती है ना कि कई बार जब हम एक भगवान में मानते हैं तो हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम ये कहते हैं कि शायद हम उस भगवान में नहीं मानते, शायद में हमने उनको नहीं पूजा, हमने एक ही भगवान को पूजा है, तो शायद इसलिए कुछ गलत हुआ है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता मेघा। इन द एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू आर क्रिएटिंग। और इंसान इतना चालाक प्राणी है ना कि वो अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेता है। अगर तो भगवान ने कुछ अच्छा कर दिया या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो गया तो भगवान ने किया, अगर कुछ अच्छा नहीं किया तो हम निंदा भी उसी करते हैं कि भगवान तो ने ये क्यों किया। हम कभी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कॉल्ड फ्री विल। सो इट इज सेड, स्पिरिचुअल पीपल मानते हैं इस चीज़ को कि जब ईश्वर ने हमारी रचना की, कॉन्शियसनेस ने हमारी रचना की या हमें धरती पर भेजा या व्हाट्सएवर स्वरूप हमें दिया, तो उन्होंने हमारे हाथ में एक इनविजिबल पेन भी दिया है कि भाई ये तेरा ब्लूप्रिंट है तेरी सोल का, ठीक है, ये एक ग्राउंड है जिसमें तुम्हें खेलना है। इसको ऐसे लेते हैं, मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो, तो आपको एक ग्राउंड खेलने के लिए दिया गया कि आप इस ग्राउंड से बाहर नहीं निकलोगे। दीज आर सर्टन रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो। इतने अगर तुम ऐसा करोगे तो ये गोल माना जाएगा, ऐसे तुम्हारी एंट्री होगी, ऐसे तुम्हारी एग्जिट होगी, ऐसे तुम इन होगे, ऐसे तुम आउट होगे। तो उस रूल बुक के अंदर हमें खेलना है, पर उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा शॉट मार रहे हैं, हम कैसे घूम के गोल कर रहे हैं, ठीक है, हम किस तरीके से उसको बॉल को घुमा रहे हैं, वो हमारी फ्री विल है। हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर्टेन रूल्स आर गिवन टू अस बाय द यूनिवर्स, बाय द कॉन्शियसनेस, बाय द गॉड, हूसोएवर यू कॉल इट, एंड रेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इज बाय अस। तो अगर मैं मैच हार गया, सारे खिलाड़ी एक तरीके से ही खेलते हैं, कोई टीम हार जाती है, कोई टीम जीत जाती है, कोई प्लेयर सेंचुरी बना लेता है, कोई 0 पे आउट हो जाता है। दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दैट इज देयर फ्रीक्वेंसी, दैट इज देयर कर्मा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट है, हमारी फ्री विल भी है कि उस समय वो जो बॉल आ रही थी, मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे पता है कि बॉल आ रही है, या तो मैंने जोश में आके उसको छक्का मारने की कोशिश की और मुझे पता था कि ये गलत लेंथ की बॉल है, ये अगर मैं मारूंगा तो कैच आउट हो सकता है, बिल्कुल, है ना। पर कभी मुझे लगता है कि मेरे को अपने आप पे ट्रस्ट है, इसी बॉल पे छक्का बजेगा, और आप उतनी शिद्दत से मारते हो, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आप बोलते हो ये बॉल नहीं खेलनी क्योंकि इसमें आउट होने के चांसेस है। फ्री विल तो मेरे पास है ना, ठीक है। सो दैट इज हाउ लाइफ इज। वी आर गिवन chances, we are given a boundary to play, but we are also given free will how we can perform in that ground. So अगर हम पूरा चीज़ें भगवान पे डालते हैं, that also is not working. इसलिए बोलते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, ठीक है। मैं अपनी मदद करने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो मेरे जो ब्लेम है वो भगवान पे नहीं डाल सकती। तो आप यू कैन नॉट सर्वाइव और यू कैन नॉट थ्राइव बीइंग इन अ विक्टिम जोन। विक्टिम जोन में आपको स्कार्सिटी ही मिलेगी। जैसे हम एक्शन जोन में आते हो तभी आप गेम खेलोगे, या फिर लर्न करोगे, या फिर जीत जाओगे। बिल्कुल, तो आपने ठीक कहा। और जैसे आजकल का टाइम चल रहा है, यंगस्टर्स की बात करें, रील्स का जमाना है ना, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए लाइफ में, बहुत फास्ट सब कुछ चाहिए। तो जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो क्या ऐसी टेक्निक, टूल्स और हैं जिससे हम अपनी मैनिफेस्टेशन को और फास्ट कर सकते हैं? जी हाँ, सबसे बढ़िया टूल पहले मैंने आपको बताया ग्रेटिट्यूड। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल खरीद लो, एक सुंदर सी डायरी जो आपका मन खुश कर दे, एक सुंदर सा पेन जिसको देख के आपको लिखने का मन करे, एंड स्टार्ट राइटिंग योर ग्रेटिट्यूड। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है, क्रिस्टल्स कैन रियली रियली हेल्प यू। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ क्रिस्टल। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लूँगी ये बताने के लिए कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिस्टल ना कोई जादुई मंत्र है या कोई जादुई चीज़ है। क्रिस्टल में कोई जादू नहीं है, क्रिस्टल की एक फ्रीक्वेंसी है। कभी कभी हमारे अंदर कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन नहीं बन पाती। फॉर एग्जांपल, किन्हीं रीजनों से मैं मोटिवेशन की एनर्जी को क्रिएट नहीं कर पा रही अंदर से। जैसे कई बार होता है ना, हमारी बॉडी विटामिन डी क्रिएट नहीं कर पा रही, विटामिन सी क्रिएट नहीं कर पा रही, कैल्शियम क्रिएट नहीं कर पा रही, तो हम बाहर से एक सप्लीमेंट लेते हैं। क्रिस्टल बिल्कुल वैसे ही हैं। कई बार हम अंदर से वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाते ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेज और मे बी अवर एनवायरनमेंट। तो वो जो क्रिस्टल जिनकी फ्रीक्वेंसी मोटिवेशन की फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती है, रेजोनेट करती है, अगर आपने वो क्रिस्टल धारण कर लिया तो आप मोटिवेट हो जाओगे काम करने के लिए। एंड लोगों को लगता है अरे वाह, मैंने ये क्रिस्टल पहना और मेरी लाइफ में पैसा आ गया। पैसा उस क्रिस्टल ने नहीं लेके आया वो आपकी ज़िंदगी में, उसने वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर दी जो पैसा कमाने के लिए, पैसा लाने के लिए इंपॉर्टेंट थी। सो बहुत बार अगर आपकी विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं तो फाइंड आउट कि कौन सी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है।
उस रीजन से जुड़ी हुई जो फ्रीक्वेंसी है जो आपके अंदर क्रिएट नहीं हो पा रही, वो वाइब्रेशन आप खुद से क्रिएट नहीं कर पा रहे, आप उससे रेजोनेटिंग अगर क्रिस्टल्स पहन लेते हो, crystals can be a very beautiful tool. ठीक है, that is one thing. And third and the most beautiful tool is silence. Just sit in your silence at least for 5 minutes every day. Just follow your breath. सिर्फ अपनी ब्रेथ को फॉलो करो, कुछ नहीं करो, सिर्फ अपने ब्रेथ को आता जाता महसूस करो, अपनी ब्रेथ के साथ प्रेजेंट हो जाओ. दिस कैन बी अ टूल दैट कैन एक्सपैंड योर ऑरा, दैट कैन स्ट्रेंथन योर ऑरा. और जैसे जैसे आपका ऑरा स्ट्रेंथन होता है तो बहुत सारी नेगेटिविटी से आप वैसे ही बच जाते हो. जब आप बाहर की नेगेटिविटी से बचते हो तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट. बिल्कुल आपने ठीक कहा. और एक सवाल जो मैं ज़रूर आपसे करूंगी कि बहुत सारी हमारे जैसी औरतें हैं या लड़कियां हैं, यंगस्टर लड़कियां हैं, वो ये सोचती हैं कि हमें बहुत सुंदर दिखना. हाँ, वो कहते हैं यूनिवर्स हमें कैसे सुंदर बनाएगा, क्योंकि हमें तो मिस इंडिया बनना है, मिस यूनिवर्स तक जाना है, पर कैसे मुमकिन हो पाएगा? मेगा, इसके लिए तो आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर. देखिए, आपके चेहरे पे वही झलकता है जो आपके अंदर है. अगर आप अंदर से खूबसूरत हो, अगर आपके साथ किसी का द्वेष नहीं है, किसी के साथ आपकी जेलसी नहीं है, आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हो, क्या बात आप है? किसी के साथ बहुत खुद खूब. को कंपेयर नहीं कर रहे, तो आप खूबसूरत हो. देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, if you are so beautiful, if your vibe is so beautiful, you will seem beautiful to a lot of people. There are so many people in this world जो ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, जैसे बहुत स्लिम ट्रिम हैं, बड़े अच्छे उनके नैन नक्श हैं, पर आप उनको लाइक नहीं करते. बट देन यू हैव अ फ्रेंड हु इज़ वेरी चबी एंड हु इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आंखें भी उसकी छोटी छोटी है, नाक भी उसकी छोटी सी है, राइट, टीथ भी उसके अब ऊपर नीचे हैं, पर फिर भी वो आपको बहुत प्यारी लगती है. आप बोलते हो यार तू मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान है. सो खूबसूरती जब अंदर से आती है तो आपके चेहरे पे भी झलकती है. सो आई बिल्कुल वॉन्ट ठीक. यू टू गो बियॉन्ड कंपैरिजन्स. ठीक है, बियॉन्ड जेलसी, बियॉन्ड कॉम्पिटिशन. जब आप अंदर से खूबसूरत होगे ना, कैन आई टेल यू, उसका असर आपकी आंखों में, आपकी चमक आपकी आंखों में, वो चमक आपके चेहरे पे आनी शुरू हो जाएगी. जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन अप होएगी, आप गलत चीज़ों से अपने आप दूर हो जाओगे. अगर आपकी वाइब्रेशन अप है तो ना तो आपका सिगरेट पीने का मन करेगा, ना शराब, ना जंक फूड, ऑल जो रॉन्ग चीज़ें हैं आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी से बाहर है. तो वो खूबसूरती फिजिकली भी आपको मिलेगी. क्या सो बात है. जस्ट रेज योर स्टैंडर्ड्स, रेज योर वाइब्रेशन, एंड कैन आई टेल यू, यू विल बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द रूम. क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब. आज का हमारा ये एपिसोड यूनिवर्स की बातें में आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताएं. हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी यूनिवर्स की परतें धीरे धीरे और खुलती रहेंगी. Thank you so much for having me and for having the patience to listen all of this wisdom. Thank you. थैंक यू.